आज की चर्चा एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो सुनने में तो सीधा लगता है पर है बहुत गहरा। एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आती है, वो देखते ही देखते एक पूरे मुल्क पर कब्जा कैसे कर लेती है। हाँ, ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इसी कहानी की परतें खोलते हैं, हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की उन नीतियों और उनके खिलाफ उठे विरोध की तह तक ले जाते हैं। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। समझते हैं कि कैसे व्यापार का इरादा धीरे धीरे लालच और फिर जुल्म में बदला। और उस जुल्म की आग ने कैसे भारत के सबसे बड़े विद्रोहों में से एक को जन्म दिया। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ तारीखों या लड़ाइयों की नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि जब एक ताकतवर संस्था का मकसद सिर्फ मुनाफे कमाना रह जाए, तो उसका असर आम इंसान की जिंदगी पर क्या पड़ता है। सही बात है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारे वजहों के एक साथ फटने की कहानी है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से कंपनी ने की थी, मतलब व्यापार से। हमारे स्रोत बताते हैं कि कंपनी का शुरुआती मकसद तो साफ था, भारत से मसाले, कपास, कपड़ा खरीदो, यूरोप में बेचो और मोटा मुनाफा कमाओ। शासन करने का तो कोई इरादा ही नहीं था। बिल्कुल, वो व्यापारी थे, शासक नहीं। लेकिन खेल तब बदला जब उन्हें पैसे का एक नया और कह सकती हूँ कहीं ज्यादा आसान चस्का लग गया। और ये कब हुआ? ये हुआ 1765 में, जब मुगल बादशाह ने उन्हें बंगाल की दीवानी सौंप दी। दीवानी सुनने में तो कोई बड़ा ओहदा लगता है, पर आसान भाषा में इसका मतलब क्या था? क्या ये कंपनी के लिए एक जैकपॉट जैसा था? जैकपॉट से भी कहीं ज्यादा। दीवानी का सीधा मतलब था टैक्स वसूलने का अधिकार। अच्छा। अब सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी जिसका काम जहाजों में माल लादना और बेचना था, उसे अब करोड़ों लोगों से लगान वसूलने का कानूनी हक मिल गया था। यहीं से सब कुछ बदल गया। हाँ, यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का चरित्र पूरी तरह बदल गया। जो व्यापारी अब तक भारतीय राजाओं और नवाबों से इजाजत मांगते थे, अब वो खुद एक सत्ता बन गए थे। व्यापार का नकाब उतर चुका था। तो मतलब कंपनी के हाथ में अब जनता की तिजोरी की चाबी आ गई थी। बिल्कुल। ये तो किसी भूखे के हाथ में खाने की थाली देने जैसा हो गया। उन्होंने इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया? मतलब शोषण का मीटर कहाँ तक गया? मीटर टूट गया। उन्होंने वही किया जो कोई भी बेइंतहा लालची कंपनी करती, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा निचोड़ने की कोशिश। और उसका सबसे आसान तरीका? भारी कर। किसानों पर लगान का बोझ इतना बढ़ा दिया गया जितना उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। फसल हो या ना हो, सूखा पड़े या बाढ़ आए, कंपनी के अफसरों को अपना हिस्सा चाहिए ही होता था। और इसका असर सिर्फ किसानों तक तो सीमित नहीं रहा होगा। अगर किसान ही कंगाल हो जाएगा तो बाजार कैसे चलेगा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जब किसान बर्बाद हुआ तो उसने शहर के कारीगरों से सामान खरीदना बंद कर दिया। तो पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ा। हाँ, नतीजा भारत के छोटे छोटे उद्योग धंधे जो सदियों से फल फूल रहे थे, वो भी तबाह होने लगे। ऊपर से कंपनी की अपनी नीतियां भी तो थीं। बिल्कुल। उन्होंने इंग्लैंड में बने सस्ते माल के लिए भारत के बाजार खोल दिए, तो हमारा कारीगर दोहरी मार झेल रहा था। एक तरफ उसका ग्राहक गरीब हो रहा था, दूसरी तरफ उसका माल विदेशी माल से मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तो ये एक सोचा समझा आर्थिक हमला था जिसने भारत की कमर तोड़ दी, कह सकते हैं। किसानों की बात हो रही है तो एक जुल्म का जिक्र हमारे स्रोतों में बार बार आता है, और वो है नील की खेती। ये सिर्फ एक और फसल उगाने का मामला नहीं था, है ना? नहीं, ये गुलामी का एक क्रूर तरीका था। अंग्रेज बागान मालिकों को अपने कपड़ों के लिए नीले रंग की जरूरत थी, और भारत की जमीन और यहाँ के किसान उन्हें इसके लिए सबसे आसान शिकार लगे। तो किसानों को मजबूर किया जाता था। हाँ, जबरदस्ती नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। पर ये जबरदस्ती कैसे? क्या वो बंदूक की नोक पर खेती करवाते थे? तरीके और भी शातिर थे। वो किसानों को थोड़ा बहुत कर्ज एडवांस के तौर पे देते थे। अच्छा, एक जाल की तरह। बिल्कुल, ये एक जाल था। एक बार किसान ने वो पैसा ले लिया तो वो हमेशा के लिए बागान मालिक का गुलाम बन जाता था। उसे अपनी सबसे उपजाऊ जमीन पर धान या गेहूं की जगह नील उगाना पड़ता था। और कीमत क्या मिलती थी? कौड़ियों के दाम, बाजार भाव से बहुत कम। नतीजा ये होता था कि किसान की मेहनत भी जाती थी, जमीन भी खराब होती थी, और वो कर्ज के बोझ तले और दबता चला जाता था। एक ऐसा चक्र जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। हाँ। और जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो लोग हथियार उठाते हैं। इसी का नतीजा था 1860 का नील विद्रोह, सही है? बिल्कुल। बंगाल के हजारों किसानों ने साफ कह दिया, हम नील नहीं उगाएंगे। ये एक बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। ये एक अहिंसक विद्रोह था, लेकिन बहुत संगठित था।
किसानों ने बागान मालिकों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया, उनके लिए काम करना बंद कर दिया। और इस विद्रोह का नतीजा भी निकला। हाँ, इसकी सबसे खास बात यही थी, सरकार को एक नील आयोग बनाना पड़ा, जिसने किसानों की शिकायतों को सही पाया और आखिर में बंगाल में नील की जबरदस्ती वाली खेती बंद कर दी गई। ये तो उस दौर में दबे कुचले किसानों की एक बहुत बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी जीत थी। तो हमने देखा कि गांवों में, खेतों में गुस्सा किस तरह पनप रहा था। किसान और कारीगर आर्थिक रूप से तबाह हो चुके थे। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ गांवों में और बाजारों तक ही सीमित नहीं था। ये धीरे धीरे कंपनी की अपनी फौज की बैरकों में भी सुलग रहा था। हाँ, और शायद यही वो चिंगारी थी जो 1857 में एक बड़ी आग बनी। ऐसा क्यों? क्योंकि सिपाही कोई आसमान से नहीं टपके थे, वो उन्हीं गांव के किसान परिवारों के बेटे थे। अच्छा। जब वो छुट्टी पर घर जाते थे तो अपने परिवारों की बदहाली देखते थे, कंपनी की लूट की कहानियां सुनते थे, तो उनके मन में असंतोष तो पहले से ही था। और फौज के अंदर भी भेदभाव होता था। बहुत ज्यादा। उन्हें अपने धर्म, अपनी जाति, अपनी मान्यताओं पर हमला होता महसूस हो रहा था। माहौल पूरी तरह बारूद के ढेर जैसा था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी बनी वो मशहूर चर्बी वाली कारतूस। हाँ, जब ये अफवाह फैली कि नई एनफील्ड राइफल की कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जिसे मुंह से काटना पड़ता है, तो ये हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के धर्म पर सीधा हमला था। उनके लिए ये आखिरी तिनका साबित हुआ। बिल्कुल। लेकिन ये समझना जरूरी है कि कारतूस सिर्फ एक बहाना था। असली वजहें तो वो तो सालों से जमा हो रही थीं। और सिर्फ सैनिक और धार्मिक कारण ही नहीं थे। राजनीतिक तौर पर भी कंपनी ने भारतीय शासकों को बहुत नाराज कर दिया था। हाँ। हमारे स्रोत लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या स्थानापन्न नीति का जिक्र करते हैं। ये क्या बला थी? सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा और क्रूर था। क्या मतलब था इसका? डलहौजी ने नियम बनाया कि अगर किसी भारतीय राजा का अपना खून यानी कोई असली बेटा नहीं है, तो उसके मरने के बाद उसकी रियासत को गोद लिए हुए बेटे को नहीं सौंपा जाएगा। तो वो रियासत? वो रियासत सीधे सीधे कंपनी के राज में मिला ली जाएगी। ये तो दिन दहाड़े डकैती थी। बिल्कुल। इस हड़प नीति के जरिए सतारा, झांसी, नागपुर जैसी कई रियासतों को कंपनी ने निगल लिया। इससे शासक वर्ग में खौफ और गुस्सा फैल गया। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। किसान परेशान, कारीगर बर्बाद, सिपाही नाराज और राजा महाराजाओं की सत्ता छिन रही थी। तो जब मेरठ में सिपाहियों ने बगावत की, तो ये सिर्फ उनका गुस्सा नहीं था, बल्कि पूरे समाज का दबा हुआ गुस्सा बाहर आ गया। इसीलिए अंग्रेजों ने इसे बस सिपाहियों का हंगामा या गदर कहकर छोटा दिखाने की कोशिश की। पर जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये कहानी उतनी सीधी नहीं थी। ये एक जनसंघर्ष था। हाँ, जैसे ही मेरठ से विद्रोह की खबर फैली, ये आग की तरह उत्तर और मध्य भारत में फैल गया। इसमें किसान, जमींदार, कारीगर, आम लोग सब कूद पड़े। तो जमीन पर इस जनसंघर्ष की शक्ल कैसी थी? अलग अलग जगहों पर इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? दिल्ली में विद्रोहियों ने बूढ़े हो चुके आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता और हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। वो तो काफी कमजोर थे उस वक्त। हाँ, वो भले ही कमजोर थे, पर मुगल सल्तनत के प्रतीक थे और उनके नाम ने विद्रोह को एक वैधता दी। और कानपुर, अवध, झांसी, इन जगहों पर कौन सामने आया है? कानपुर में कमान संभाली नाना साहब ने, जो आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए बेटे थे, और कंपनी ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी। अच्छा। अवध में बेगम हजरत महल ने अपने बेटे को नवाब घोषित करके अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और झांसी की कहानी तो वो तो हर बच्चा जानता है। अपनी रियासत बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने जो वीरता दिखाई, वो आज भी मिसाल है। बिल्कुल। ये सब तो राजघरानों से थे, जिनके राज छीने गए थे। लेकिन क्या कोई ऐसा भी था जो एक आम रणनीतिकार के तौर पर उभरा, जिसने अंग्रेजों को सैन्य रणनीति में टक्कर दी हो? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है तात्या टोपे। तात्या टोपे? हाँ, वो नाना साहेब के सेनापति थे और गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार लड़ाई के उस्ताद थे। वो अंग्रेजी सेना पर अचानक हमला करते और फिर गायब हो जाते थे। तो उन्होंने अंग्रेजों को काफी परेशान किया होगा। बहुत। अपनी इस रणनीति से उन्होंने अंग्रेजों को महीनों तक नाको चने चबवाए और मध्य भारत में विद्रोह की आग को जलाए रखा। एक तरफ बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे नेता थे जिन्हें हम आज नायक मानते हैं। दूसरी तरफ अंग्रेज थे जो इन सबको गद्दार और इस पूरी घटना को गदर कह रहे थे। एक ही घटना को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए।
बिल्कुल, और नजरिए का ये फर्क आज तक कायम है। लेकिन अगर हम इसके नतीजों को देखें तो विद्रोह आखिर में दबा दिया गया। क्यों? क्या वजह रही? इसकी कई वजहें थीं। विद्रोह पूरे देश में एक साथ नहीं फैला, विद्रोहियों के पास अंग्रेजों जैसे आधुनिक हथियार और संगठन नहीं था, और शायद सबसे बड़ी बात, क्या? एक साझे लक्ष्य और एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी। दिल्ली का सिपाही शायद झांसी के लिए उतना नहीं सोचता था, और अवध का किसान शायद कानपुर के पेशवा के राज को वापस लाने में उतनी दिलचस्पी नहीं रखता था। मतलब एक देश की सोच अभी उतनी मजबूत नहीं हुई थी। विद्रोह तो असफल हो गया, लेकिन क्या इसने भारत में ब्रिटिश राज की चूलें हिला दी? क्या इसके कोई दूरगामी परिणाम हुए? बहुत बड़े परिणाम हुए। सबसे बड़ा और फौरी बदलाव ये था कि ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि एक व्यापारिक कंपनी के भरोसे भारत जैसे विशाल देश को नहीं छोड़ा जा सकता। तो उन्होंने कंपनी को हटा दिया? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। भारत पर सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चली गई। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाकर सत्ता सीधे लंदन से चलने लगी। बिल्कुल। और उन नेताओं का क्या हुआ जिन्होंने इस विद्रोह की अगुवाई की थी? बहादुर शाह जफर का जिक्र है हमारे स्रोतों में। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चला और उन्हें देश से निकालकर रंगून, आज के म्यांमार में भेज दिया गया, जहां गुमनामी में उनकी मौत हो गई। और बाकी नेता? ज्यादातर नेताओं को या तो मार दिया गया या वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। यहाँ एक बात मुझे बहुत चौंकाती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि विद्रोह के बाद जब सत्ता कंपनी से क्राउन के पास गई तो किसानों पर टैक्स का बोझ कम होने की बजाय और बढ़ गया। ये तो बहुत अजीब है। ये अजीब नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का असली चरित्र दिखाता है। मतलब? इसका मतलब जिन किसानों ने इस उम्मीद में विद्रोह का साथ दिया होगा कि उनका बोझ कम होगा, उनकी हालत बगावत के बाद पहले से भी बदतर हो गई। शासक बदला पर शोषण नहीं। शोषण का तरीका और सख्त हो गया। अंग्रेजों को विद्रोह को दबाने में जो भारी खर्च आया था, वो भी उन्होंने भारतीय किसानों से ही वसूला। ये दिखाता है कि सत्ता का चेहरा बदलने से आम आदमी की तकदीर नहीं बदली। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम कह सकते हैं कि एक व्यापारिक कंपनी की मुनाफे की भूख ने भारत में आर्थिक तबाही मचाई, जिससे किसानों, कारीगरों, सैनिकों और राजाओं में गुस्सा पनपा। हमने नील विद्रोह की कहानी में उस गुस्से की एक झलक देखी, और फिर 1857 में वही गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा, जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये बिल्कुल साफ है कि 1857 सिर्फ एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि करीब 100 सालों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण का नतीजा था। इसने ब्रिटिश शासन की नींव तो हिला दी। हाँ, नींव हिला दी और कंपनी राज का हमेशा के लिए अंत कर दिया। लेकिन यह भी सच है कि आजादी की लड़ाई अभी बहुत लंबी चलनी थी। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। विद्रोह ने शासक बदल दिया। एक ट्रेडिंग कंपनी की जगह अब सीधे ब्रिटेन की महारानी का राज था। पर क्या शासक के बदल जाने से